नमस्कार। अब तक हमने चक्र रहस्य वीडियो में ये समझा कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न तत्वों की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे गले में स्वर यंत्र में आकाश तत्व की, जिसके माध्यम से हम बोल पाते हैं। वक्ष में वायु की, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिभ्रमण होता है। पेट में, उदर में किस प्रकार से अग्नि, जठराग्नि भोजन से रसों का निर्माण करती है, और उसके बाद जल और पृथ्वी। तो जब हमने इन सभी तत्वों के विषय में चर्चा की और समझा, तो अब हम प्रयास करेंगे ये समझने का कि किस प्रकार से इन क्रियाओं से हम चक्रों तक पहुंच सकते हैं और किस प्रकार से उस चक्रों की अवधारणा बनी और किस प्रकार से हम इस प्राकृतिक प्रोसेस को समझते हुए धीरे धीरे उस केंद्र में पहुंच सकते हैं जिसकी ये परिधि है। तो आप अगर थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से इसे समझने का प्रयास करें तो आज हमें ये समझ में आएगा कि इन तत्वों से संबंधित ऊर्जाओं का कहाँ केंद्रीकरण है, उनका सोर्स कहाँ पर है, कहाँ से वो ऊर्जा चलती है जिसके माध्यम से ये अंग अपने आप में सक्रिय होकर के उन जीवन के लक्षणों को परिलक्षित करते हैं, दिखाते हैं। तो अब आप देखिए कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग जब काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और उसकी कुछ अपनी इंटेलिजेंस होगी, जिसके माध्यम से वो उस पर्टिकुलर कार्य को उस विधान में जो उसके लिए सेट है उस कार्य को कर पाएगा। जैसे आप ये मानिए कि लंग्स वो ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए तो ऑक्सीजन एक्सचेंज करेंगे, ना कि आवाज निकालेंगे, ना कि खाना पचाएंगे। ऐसी आंतें अगर खाना पचाने के लिए हैं तो वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करेंगी लंग्स की तरह से। तो सबके अपनी अपनी मर्यादा है और उसके अंदर उनका अपनी इंटेलिजेंस है जिसके माध्यम से वो उस कार्य को सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं। और जब ये कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने के लिए उनके पास एक विशेष ऊर्जा होती है, उस तत्व की विशेष ऊर्जा जिसके माध्यम से ये क्रिया हो रही है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये उस पर्टिकुलर एनर्जी के हिसाब से ही हो रही है, अनुसार ही हो रही हैं। तो अब अगर ऊर्जा का ये विस्तार है तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा सोर्स भी हो रही होगी, कहीं से आ भी रही होगी। या ये कहें कि जब इतना विस्तार है इस ऊर्जा का इन अंगों में, तो इनके पीछे या इनके नीचे या इनके केंद्र में कहीं ना कहीं इस ऊर्जा का सोर्स भी होगा, केंद्र भी होगा, जहां ये घनीभूत ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो ये जो घनीभूत ऊर्जा जहां पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ये पर्टिकुलर कार्य हो रहे हैं, जैसे वक्ष में वायु का कार्य हो रहा है, कार्य क्षेत्र बना हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वक्ष में वायु तत्व से संबंधित चक्र भी वहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि चक्र ही वो घनीभूत ऊर्जा का केंद्र होना होगा या होता है। ऐसा ही इसको स्पष्ट समझने के लिए एक वैज्ञानिक हुए हैं, भौतिकविद, उन्होंने कहा कि ऊर्जा मास में परिवर्तनशील है और मास ऊर्जा में परिवर्तनशील हो जाता है, और इसी को उन्होंने कहा E = mc²। आपने नाम भी शायद सुना होगा, आइंस्टाइन। तो जो ऊर्जा मास में परिवर्तित हो रही है तो ये बाहर की ओर आ रही है, ये स्थूलता की ओर आ रही है, सूक्ष्म से। और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो स्थूलता से सूक्ष्म की ओर जा रहा होता है। तो हमारी इस समय गति है वो है चक्रों को समझने की, यानी उस स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की, उस ऑर्गन से, उस मास से, मांसपिंडों से हमें ऊर्जा की ओर जाना है, जहां वो ऊर्जा का केंद्र है। अब इसको समझने के लिए हमने नाभि ध्यान की जो प्रैक्टिस करी उसमें जाना कि ऊर्जा एक स्पाइरल फॉर्म में चलती है, हेलिकल स्पाइरल जिसको बोलते हैं, उस तरीके से चलती है। यानी कि वो गोल गोल घूमते हुए आगे निकलती चली जाती है। और उसकी जब वो गोल गोल घूमती है तो दो प्रकार की गति होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज। तो एक में ऊर्जा विस्तार करती है, फैलती है, एक्सपैंड होती है, और एक में ऊर्जा कंडेंस होती है। तो अगर वो क्लॉकवाइज में एक्सपेंड होती है, फैलती है,
और सभी ऑर्गन्स को बल प्रदान करती है ताकि वो अपने अपने कार्य को, नियत कार्य को कर सकें, तो काउंटर क्लॉकवाइज में वो ऊर्जा एक जगह, एक केंद्र पे, अपने जहां सोर्स पे थी वहां वापस चली जाती है। एक अगर उसमें से धारा है जो जीवन को प्रदान करती है, ऑर्गन्स को ऊर्जा देती है क्रियाकलाप करने के लिए, तो दूसरी राधा है जो उसको उसके सोर्स तक वापस पहुंचा देती है। तो ऐसे में नाभि ध्यान के इस प्रैक्टिस से ये समझ में आता है कि स्पाइरुलर फॉर्म में ये ऊर्जा सक्रिय होती है, गतिशील होती है। तो कहीं पर अगर ये ऑर्गन्स को चला रही है तो कहीं ये केंद्र पर स्थित भी है। और इसका जो केंद्र है, क्या वही चक्र तो नहीं, वही उस तत्व से संबंधित चक्र तो नहीं? तो इसको समझने के लिए एक और बहुत सरल सी क्रिया जो प्राकृतिक है और जो जिसको उपयोग में ला करके माखन निकाला जाता है दही से बिलो करके, तो वो प्रक्रिया आपने सुना भी होगा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में बहुत सारे मक्खन की चोरी के बारे में, माखन के बिलोने के बारे में, वृंदावन की इकोनॉमी के बारे में, कि वो किस प्रकार से माखन को बिलोते थे और उसमें से, दूध में से वो उस तत्व को निकाल लेते थे जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत अधिक थी, जो हमारे शरीर में एक प्रकार का ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। और जब शरीर में ग्लूकोज कम हो तो वो लिपोलिसिस के माध्यम से भी हमारे को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ खोज थी। दूध के जो एक दिन भी नहीं चल पाता ढंग से, उसमें से उन तत्वों के निकालने की जो काफी समय तक स्टोर किए जा सके और जिनका क्रय विक्रय हो सके, या जो हमारे शरीर में जिस्ट को प्रदान कर सके उस दूध के। तो इस प्रक्रिया को करने का एक तरीका है, उसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार से अंगों में जो ये ऊर्जा वितरित हो रही है, विकिरण हो रही है, ये किस प्रकार से अपने सोर्स तक पहुंच पाती है या सोर्स से ओरिजिनेट होती है। तो मक्खन निकालने के लिए सरल सी प्रक्रिया यूज होती थी और अभी भी होती है। वो ये है, एक कंटेनर लिया, बड़ा सा पात्र लिया, उस पात्र के अंदर रखा हुआ दूध और दही उसमें डाल दिया। उसको जो है, दही को रखने के बाद में उसमें एक मथनी, जिसे बिलोने वाली मथनी कहा जाता है, उसको डाला जाता है। उसमें एक तरफ कुछ दांते से लगे होते हैं और एक तरफ जो है उस पर डंडा होता है उसके केंद्र का, जिसको घुमाया जाना होता है। तो इस मथनी को जो है जब दूध में, दही में डाल दिया जाता है, तो उसके बाद दूसरी तरफ जहाँ इसका डंडा है जिसको पकड़ के घुमाना होता है, उसको रस्सी के माध्यम से या हाथों के माध्यम से घुमाया जाता है। जब ये घूमता है तो एक बार क्लॉकवाइज, एक बार काउंटर क्लॉकवाइज, इस प्रकार से इसे घुमाया जाता है। और इसमें बहुत अधिक तीव्र गति नहीं रखी जा सकती। अगर ये मिक्सी की तरह चलाया जाएगा तो मक्खन उसमें से निकल ही नहीं पाएगा। तो इसको बहुत ही सहज रूप में, प्रेम के साथ धीरे धीरे घुमाया जाता है। इस धीरे धीरे घूमने से इसमें से छोटे छोटे कण जो कि माखन के होते हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं, नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। और इसीलिए जो है इसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाता है जब मक्खन निकाला जाता है, इस मिश्रण को दही के, ताकि उसमें से जो मक्खन के कण निकले वो ऊपर आके सरफेस पे एक दूसरे से एकत्रित भी हो जाए, चिपक भी जाए। वरना वो निकलेगा और उसके बाद में ऊपर आते आते फिर वापस उसको गर्म होकर के दूध में वापस मिल जाएगा। तो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में जब मक्खन निकल के आता है तो बिलोने के साथ साथ लग जाता है, और उसके अलावा जो शेष रह जाता है मक्खन के बाहर, उसे मट्ठा कहा जाता है। मट्ठा एक ऐसा सफेद तरल द्रव्य जो दूध जैसा दिखने में लगता है, लेकिन जिसमें से मक्खन अलग हो चुका है। यानी कि सार अलग हो गया और निसार एक प्रकार से अलग हो गया। यद्यपि मट्ठे की भी अपनी वैल्यू है, लेकिन जो उसमें से शेल्फ लाइफ वाला कार्यक्रम किया गया, ये जो उसका जिस्ट निकाला गया, सार निकाला गया, वो मक्खन अलग हो जाता है इस प्रकार। तो आप देखिए, क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं है हमारे शरीर के अंदर? वो जो ऑर्गन्स हैं वो एक प्रकार से मट्ठे जैसी अवस्था में है, उनके पास बहुत सारी उपयोगिता है उनकी, लेकिन उनकी जो ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है उसी मक्खन से, उस केंद्र से, जहां पर वो ऊर्जा, तत्व की ऊर्जा एकत्रित है। तो इसलिए अगर हम
हर ऑर्गन में उसको मथें, जैसे अमृत मंथन में किया गया, तो वो मथ करके एक चक्र पर्टिकुलर प्राप्त होता है हमारे को। और वो जो एक चक्र है वो उस तत्व से संबंधित चक्र है जिस तत्व से संबंधित क्रिया के अंदर उसका मंथन किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे को आकाश में, स्वर यंत्र में जहां हम मंथन करते हैं तो विशुद्ध चक्र की प्राप्ति होती है। फिर हमारे को जहां वक्ष में वायु तत्व की गति है उसे मंथन करने पर अनाहत की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद जहां पर हमारी भोजन का पाचन क्रिया होती है वहां मंथन करने पे अग्नि तत्व से संबंधित चक्र मणिपुर की प्राप्ति होती है। जहां चल तत्व से संबंधित क्रिया है उस अंग में मथनी से, मंथन करने से हमें प्राप्त होती है स्वादिष्ठान चक्र। और जहां पृथ्वी तत्व की क्रिया है वहां मंथन करने से हमें प्राप्त होते हैं मूलाधार चक्र। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न चक्रों की अवधारणा सिद्ध होती है कि कैसे इस ऊर्जा और इन क्षेत्रों से हमें ये 5 चक्रों की प्राप्ति होती है। अब ये चक्र तो मिल गए, लेकिन ये हैं कहां, ये किस जगह बनते हैं, इनको समझने के लिए हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को जो हमने चर्चा करी, क्या ये स्वतः ही कैसे हो सकता है, हमें क्या प्रयोग करना चाहिए कि उसके माध्यम से हमें कल्पना ना करनी पड़े चक्रों की, हमें उन चक्रों तक हमारी गति हो सके, हम उन्हें समझ सकें, उन्हें अनुभव कर सकें। और किस प्रकार से इन चक्रों के माध्यम से प्राण में शरीर का हमारे निर्माण होता है, उस सब कुछ को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।